आज मेरे बेटे अभय की शादी है, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही है। मैं इस घर का मुखिया हूँ, लेकिन अपने ही घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मुख दर्शक की बनकर रह गई है। आज मेरे पास ना पैसा है, ना परिवार में कोई प्रतिष्ठा। घर के नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक को इस बात की जानकारी है, इसलिए सभी मुझसे बहुत रूखे ढंग से पेश आते हैं। बहुत अपमानजनक है यह सब, लेकिन मैं क्या करूँ अपने ही घर में। उस अपमानजनक स्थिति के लिए मैं खुद ही तो जिम्मेदार हूँ, फिर मैं किसे दोष दूँ? क्या मेरी पत्नी रमा इसके लिए ज़िम्मेदार है? अंदर से एक हुक सी उठी और इसी के साथ मन ने कहा, उसने तो तुम्हें पति का पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया, लेकिन तुम शायद उसके प्यार, उसके समर्पण के हकदार नहीं थे। रमा एक बहुत कुशल गृहिणी है, जिसने कई सालों तक मुझे पत्नी का निश्छल प्यार और समर्पण दिया। पर मैं ही नादान था, जो उसकी अच्छाइयाँ कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा उसकी आलोचना करता रहा, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। अपने प्रति उसके लगाव को हमेशा मैंने ढोंग समझा। मैं सारा जीवन मौज-मस्ती करता रहा और वह मेरी अय्याशियों को घुट-घुट कर सहती रही। मेरे अपमान व दुर्व्यवहार को सहती रही। वह एक सीधी-सादी सुशील महिला थी और उसका संसार सिर्फ मैं और उसका बेटा अभय थे। वह हम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन मैं अपने प्रति उसकी उस अटूट चाहत को कभी समझ न पाया। मैं कब विगत दिनों की खट्टी-मीठी यादों की लहरों में बहता चला गया, मुझे पता भी नहीं चला था। उन दिनों मैं कॉलेज में नया-नया आया था, वरिष्ठ छात्र रैगिंग कर रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज में अभी घुसा ही था कि एक दूध सी की तरह गोरी, अति आकर्षक नैन नक्श वाली लड़की कुछ घबराई और परेशान सी मेरे पास आई और सकुचाते हुए मुझसे बोली, "आप प्रथम वर्ष में हैं ना? मैं भी प्रथम वर्ष में हूँ। वह जो सामने छात्रों का झुंड बैठा है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं आपका हाथ थामे इस मैदान का चक्कर लगाऊँ। वे सीनियर हैं, उनकी बात नहीं मानी तो नाहक मुझे परेशान करेंगे। हाँ, हाँ, मेरा हाथ आप शौक से थामिए, चाहे तो ज़िंदगी भर थामे रहिए। बंदे को कोई परेशानी नहीं होगी, तो चले चक्कर लगाए।" मेरी इस चुटकी पर शर्म से सिंदूरी होते उस कोमल चेहरे को मैं देखता रह गया था। मैं अब तक कई लड़कियों के संपर्क में आ चुका था, लेकिन इतनी शर्माती, सकुचाती सुंदरता की प्रतिमूर्ति को मैंने पहली बार इतने करीब से देखा था। उसके मुलायम हाथ को थामे मैंने पूरे मैदान का चक्कर लगाया था और फिर ताली बजाते छात्रों के दल के सामने आकर मैंने उसका काँपता हाथ छोड़ दिया था कि तभी उसने नज़रें ज़मीन में गिराकर मुझसे कहा था, "थैंक यू।" और यह कहते ही वह सुबक-सुबक कर रो पड़ी थी और मैं मुस्कुराता हुआ उसे छोड़कर क्लास में चला गया था। बाद में मुझे पता चला था कि उस सुंदर लड़की का नाम रमा था और वह एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। उस दिन के बाद जब कभी भी मेरा उससे सामना होता, मुझसे नज़रें मिलते ही वह घबराकर अपनी पलकें झुका लेती और मेरे सामने से हट जाती। उसकी इस अदा ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। मैं क्लास में कोशिश करता कि उसके ठीक सामने बैठूँ। मैं उसका परिचय पाने और दोस्ती करने के लिए बेताब हो उठा था। मेरे पड़ोस की एक लड़की सीमा, जो मेरी ही क्लास में थी, वह रमा की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने सीमा के सामने रमा से दोस्ती करने की इच्छा ज़ाहिर की और सीमा ने एक दिन मुझसे उसकी दोस्ती करा दी थी। धीरे-धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और रमा मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं जैसे-जैसे रमा के करीब आता जा रहा था, वैसे-वैसे मुझे निराशा हाथ लगती जा रही थी। मैं स्वभाव से बेहद बातूनी, जिंदा दिल, मस्त मौला किस्म का युवक था, लेकिन रमा मुझसे विपरीत एक बेहद भावुक किस्म की गंभीर लड़की थी। कुछ ही समय के में वह मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और मैं उसकी ज़िंदगी का आधार स्तंभ बन गया था, लेकिन मैं उसके नीरस स्वभाव से ऊबने लगा था। वह मितभाषी थी। जब भी मेरे पास आती, होठ सिले रहती। जहाँ मैं हर वक़्त खुलकर हँसता रहता था, वहीं वह हर वक़्त गंभीरता का आवरण ओढ़े रहती। दिन गुज़रने के साथ जैसे-जैसे उसके व्यक्तित्व का यह पहलू मेरे सामने आ रहा था, वैसे-वैसे उसके प्रति मेरा मोह भंग होता जा रहा था। जहाँ वह मानसिक रूप से दिन प्रतिदिन मेरे करीब आती जा रही थी, वहीं मैं जानबूझकर अपने को उससे दूर करता जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके और मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुझे एहसास होता जा रहा था कि यदि हमने शादी कर ली तो मैं उसके साथ कभी सुखी नहीं रह पाऊँगा। यह सोचकर मैंने धीरे-धीरे उससे मिलना कम कर दिया, लेकिन सीमा से मुझे पता चला कि मेरे इस रवैये से वो बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वह मुझसे भावनात्मक तौर पर जुड़ चुकी थी। सीमा ने तो मुझे यह भी बताया कि अगर मैं रमा से शादी नहीं करूँगा तो वह अपनी जान दे देगी, लेकिन किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। सीमा की इस बात से मैं परेशान हो गया था और एक दिन रमा को मैंने अपने और उसके विरोधाभास के बारे में बताया कि हम दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर होने की वजह से वह कभी मेरे साथ खुशी नहीं रह पाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। मेरी इस बात को सुनकर रमा बहुत
रोई थी और उस दिन घर जाकर उसने अपने दोनों हाथों के नसें काट कर खुदकुशी करने की प्रयास किया था। उस दिन रमा के घर वालों को मेरी और रमा की दोस्ती के बारे में पता चल गया। अगले ही दिन उसके घर वाले उसकी और मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे माता पिता से मिले थे। सीमा ने मेरी और रमा की दोस्ती के बारे में पहले ही मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था। सो मेरे माता पिता ने मेरी राय बिना पूछे उससे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। बाद में मैंने अपने माता पिता से इस रिश्ते को तोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार मेरी शादी रमा से हो गई। विवाह के बाद रमा ने मुझे वे सारी खुशियाँ दी थी जिनकी एक पति को अपने पत्नी से अपेक्षा होती है। शादी के बाद के पहले 2-3 वर्ष बहुत अच्छे बीते। वक्त के साथ मैं एक प्यारे से बेटे का पिता बन गया था। उसको गोद में उठाकर मैं बेपनाह खुशियों से भर जाता। उसे लाड़-दुलार कर मुझे बहुत सुकून मिलता। लेकिन लगभग 5 सालों के विवाहित जीवन जीने के बाद हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ ठहराव सा आने लगा था। हमारे संबंधों में एक रास्ता और ऊब की शुष्कता प्रसरती जा रही थी। मैं शुरू से ही रसिक स्वभाव का था। नई-नई लड़कियों से दोस्ती करना मेरा प्रिय शगल था। जयपुर में मेरा काफ़ी पुराना अच्छा खासा शोरूम था। मुझे व्यापार के लिए अधिक समय नहीं देना पड़ता था। पुराने कर्मचारी मेरी दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। जयपुर के अलावा लखनऊ में भी मेरा एक बड़ा शोरूम था। सो मैं सप्ताह में एक बार लखनऊ जाया करता था। वहाँ कई लड़कियाँ मेरी मित्र थीं। लखनऊ में एक दोस्त के यहाँ मेरा परिचय माया नाम की एक लड़की से हुआ था। पहले ही नज़र में वह लड़की मेरी निगाहों में चढ़ गई थी। उससे पहले मैं जितनी लड़कियों के संपर्क में आया वे सब महज कागजी गुड़ियाएँ थीं, जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ मौज-मस्ती तथा सैर-सपाटा हुआ करता था। लेकिन माया बेहद जिंदा दिल और बिंदास होने के साथ-साथ मानसिक रूप से बहुत परिपक्व थी। वह कभी अर्थहीन बातें नहीं किया करती थी। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक दिन बातों ही बातों में माया ने मुझे बताया कि वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, क्योंकि वह कंपनी जिसमें वह काम कर रही थी वह बंद होने वाली थी। माया ने जैसे ही मुझे यह बताया मैंने उसे अपने लखनऊ वाले शोरूम में मैनेजर के पद पर रख लिया था। अब जैसे-जैसे मैं उसके संपर्क में आ रहा था, मेरा उसके प्रति खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी लड़कियां जहां मेरी अमीरी और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से मेरे आसपास तितलियों की तरह मंडराया करती थी, वहीं माया मुझसे पर्याप्त दूरी बनाए रखती, जिसकी वजह से मैं उसकी ओर शिद्दत से खिंचता जा रहा था। इधर उसकी ओर मेरे खिंचाव का एक कारण और भी था। माया के नाम कई एकड़ ज़मीन थी। अगर मैं माया से रिश्ता कायम कर लेता तो मैं उसकी ज़मीन का मालिक बन जाता। सो ज़मीन के लालच में मैं उससे रिश्ता कायम करना चाहता था और एक दिन मुझे वह मौका मिल गया जिसकी मुझे चाहत थी। उस दिन माया मेरे पास बहुत खराब मूड में आई और मेरे कुरेदने पर रो पड़ी। मुझसे बोली, मेरे चचेरे भाई बहुत जल्लाद है। मैं अपनी माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए माँ की सारी ज़मीन मुझे मिली है। मेरे दोनों चचेरे भाइयों की निगाहें मेरी ज़मीन पर उगने वाले फलों से होने वाली आमदनी पर गड़ी हुई है। मेरे माँ-बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तो नौकरी पर आ जाती हूँ तो मेरे भाई ही खेतों में मजदूरों से काम करवाते हैं। खेती से होने वाली आमदनी पर अपना नियंत्रण रखने के लिए मेरी शादी एक निकम्मे नकारा आदमी से कराने पर जोर दे रहे हैं। उसे इस तरह रोते देख मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे बोला, अरे मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे भाइयों से बात करूंगा और उन्हें धमकाऊंगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो। मेरे होते हुए कोई तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकेगा। यह कहकर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। तब माया ने मेरे चंगुल से छूटने के लिए बहुत हाथ-पाँव मारे, लेकिन उस दिन मेरे ऊपर उसका नशा इस कदर हावी था कि मैंने उसकी एक न सुनी और आखिरकार कुछ प्यार और कुछ ज़बरदस्ती करते हुए मैंने उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी इस ज़बरदस्ती से माया बहुत अधिक नाराज़ नहीं थी। धीरे-धीरे वह मुझे दिलो-जान से चाहने लगी थी। माया के सोख बिंदास व्यक्तित्व के सामने रमा का सीधा-साधा व्यक्तित्व मुझे नीरस लगने लगा था। अब व्यापार के काम के बहाने मैं हफ्तों माया के घर पर पड़ा रहता था। धीरे-धीरे लखनऊ के शोरूम की पूरी बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली थी। इधर मुझे यह खुशख्याली भी रहने लगी कि माया की सारी ज़मीन अब मेरी है, मैं ही उसका असली मालिक हूँ। माया से मेरे संबंधों की खबर रमा और मेरे परिवार वालों को लग गई थी, जिसकी वजह से रमा बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं जब भी घर जाता वह मुझसे कहती, देखो तुम क्यों उस लड़की को इतनी अहमियत दे रहे हो? क्या मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारा साथ, तुम्हारा वक़्त नहीं चाहिए? आज तुम मानो या न मानो पर देखना एक दिन वह औरत तुम्हारा शोरूम हड़प लेगी। तुमने यहाँ का शोरूम भी नौकरों के भरोसे छोड़ दिया
दिया है। यहाँ की आमदनी पहले से आधी हो गई है। तुम क्यों अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हो? रमा की बातें सुनकर मैं गुस्से से भर उठा था और उसको थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकल आया था। उसी दिन मैं लखनऊ चला गया था। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया और मेरा बेटा बड़ा हो चला था। जैसे जैसे वह समझदार होता जा रहा था, वह भी मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं उसे अपने करीब लाने की भरकस कोशिश करता, पर वह मुझसे हमेशा अनमना सा रहता और अजनबियों की तरह पेश आता। माया से भी मेरा एक बेटा था जिसे मैं बेहद प्यार करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वह भी मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। इधर पिछले कुछ सालों से रमा का कुछ दूसरा ही रूप मुझे देखने को मिल रहा था। जयपुर वाला शोरूम अब रमा संभाल रही थी। उसके देखभाल करने के बाद वहाँ की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई थी। अब मेरा बेटा अभय भी बड़ा हो चला था और कॉलेज के बाद वह भी शोरूम में बैठने लगा था। लेकिन एक बात जो मुझे खाए जा रही थी वह यह कि रमा के प्रति मेरे व्यवहार के प्रति स्वरूप वह मुझ से बहुत कटा-कटा सा रहने लगा था और दुकान की तिजोरी की चाबी भी वह अपने पास रखने लगा था। इस वजह से मैं रुपए-पैसे के मामले में उनका मोहताज हो गया था। जब कभी मुझे रुपए-पैसों की ज़रूरत होती, रमा ही मुझे थोड़े बहुत रुपए दे देती। इस तरह रुपयों के लिए पूरी तरह रमा पर निर्भर होने की वजह से मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती थी और मुझ में धीरे-धीरे हीनता की भावना घर करती जा रही थी। उधर जिस ज़मीन के लालच में मैंने माया से रिश्ता जोड़ा था, उस ज़मीन के कागज़ों की माया ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। न जाने वह उन्हें कहाँ छिपा कर रखती थी। उस पर कई महीनों से माया से मेरी गंभीर अनबन चल रही थी। वह मुझ पर बहुत ज़ोर डाल रही थी कि मैं रमा को तलाक देकर उससे अदालत में शादी कर लूँ, लेकिन मैं रमा को तलाक नहीं देना चाहता था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं रमा से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। इस वजह से माया और मुझ में झगड़ा बढ़ता ही गया और एक दिन माया और उसके बेटे साहिल ने मिलकर लखनऊ वाले शोरूम पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा कर लिया था। मैं जब भी लखनऊ वाले शोरूम में जाता, साहिल मुझे तिजोरी को हाथ तक लगाने नहीं देता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि माया के साथ रिश्ता कायम करके मैंने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में नुकसान उठाया था। माया की वजह से मैंने रमा और अभय की उपेक्षा को अवहेलना की। मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे कभी पिता का आदर सम्मान नहीं दिया और मैं अपने ही घर में बेगाना बनकर रह गया। माया से रिश्ता रखने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल कर उसे रमा और अभय के नाम पर कर दिया था। मेरी लापरवाही के चलते मेरा जयपुर का शोरूम भी रमा और अभय के कब्जे में चला गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं ज़िंदगी की लड़ाई में बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब कुदरत ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, सुशील पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, चलता हुआ व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन मैंने यह सब कुछ अपनी ही बेवकूफ़ी से गँवा दिया था। शायद यही मेरी गलतियों की सज़ा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चला है और इसके लिए मैं रमा और अभय से माफ़ी माँगूँगा। माया से अपने सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ लूँगा। दोबारा से शोरूम में बैठकर व्यापार सँभालूँगा। रमा बहुत अच्छी है, वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। शोरूम में बैठकर काम सँभालने के ख़्याल ने मुझे बहुत सुकून दिया था। फिर भी मन के एक कोने में कहीं यह डर छिपा हुआ था कि क्या अभय और रमा मुझे फिर से व्यापार संभालने देंगे? क्या वे दोनों मेरी पिछली भूलों को नज़रअंदाज कर पाएंगे? इसी डर और आशंका के साथ मैं शोरूम पर पहुंचा और रमा से बोला, रमा, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, अपने गलत आचरण से तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया। मैं वादा करता हूँ कि पुरानी भूलों को अब कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने माया और साहिल से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। रमा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अभय बोल पड़ा, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरी माँ ने कितने दिन और कितनी रातें आपकी वजह से रो रो कर गुजारी है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हमारी माफ़ी के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। इतने सालों तक हमने बिना आपके सहारे के अकेले अपने दम पर ज़िंदगी जिए हैं, आगे भी जी लेंगे। अब आप कारोबार सँभालने की बात
कर रहे हैं, जबकि पहले आपने ही सारा कारोबार चौपट कर दिया था। यह शोरूम बंद होने के कगार पर आ पहुंचा था। आप यहाँ से जाइए, हम दोनों की जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। अभय की इन कड़वी पर सच बातों को सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने हताश कदमों व टूटे दिल से वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तभी रमा बोल पड़ी, अभय बेटा, पापा से ऐसा नहीं कहते। गलतियाँ किससे नहीं होती, पापा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप भविष्य में माया और साहिल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और न उससे मिलने लखनऊ जाएंगे। रमा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि भविष्य में मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह सुनकर रमा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए उसने मुझसे कहा, यह जगह आपकी है, आप आइए, यहाँ बैठिए। मैं एक बार फिर रमा की अच्छाइयों के सामने नतमस्तक हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब